हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर हम किसी चैनल में मैं आपसे विनम्र दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ, अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके तरफ लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, आपका जो डाउट है, जो दिमाग में कई दिनों से यहाँ पे घूम रहा था, किस चीज़ को लेकर? एफआईएस को लेकर, ठीक है? काफ़ी लोगों के सवाल भी यहाँ पे आते थे। सर, एक एफआईएस के ऊपर डिटेल वीडियो बना दी है। एफआईएस मतलब कौन? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है? सो चलिए, इस वीडियो में हम लोग एफआईएस के ऊपर सारा जितना हो सके इम्पोर्टेंट डिटेल में बातचीत करने की कोशिश करने वाले, ए टू जेड सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं। मेजर या हम कह सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग 5 चीज़ों में एफआईएस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भाई, मीनिंग क्या है? एफआईएस मतलब क्या? ठीक है? उसमें से कौन-कौन यहाँ पे आते हैं, ठीक है? देन एफआईएस की बात करें, तो कहाँ पे वो निवेश करना पसंद करते हैं? देन एफआईएस की बात करें, तो क्यों वो पैसा लगाते हैं किसी पर्टिकुलर देश में? एंड एफआईएस की बात करें, क्यों वो पैसा निकालते नहीं है पर्टिकुलर देश से? ठीक है? तो इस प्रकार से 5 मेजर पॉइंट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करने वाले हैं और थोड़ा आसान भाषा में चीज़ें मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। स्टार्ट करते, चलो पॉइंट नंबर 1 के साथ। किसके साथ? मीनिंग के साथ ही शुरुआत करेंगे। मीनिंग क्या है? लाइक एफआईएस का अर्थ क्या है? ऑब्वियसली मैं फुल फॉर्म में पूछ रहा है। एफआईएस का अर्थ मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं। एफआईएस मतलब क्या? एफआईएस आर द ओवरसीज एंटिटीज दैट इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ अनदर कंट्री। तो ये तो बुकिश डेफिनेशन हो गया पूरे मार्क्स मिलने के लिए। आसान भाषा में अगर हम लोग बोल दे कि एक ऐसे कंपनीज आप कह सकते हो, इंडिविजुअल भी आप कह सकते हो, जो कि उस पर्टिकुलर देश के लिए ही है, बट वो क्या करते हैं? दूसरे देशों में पैसा लगाते हैं, उसी को एफआईएस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। हमारा देश कौन सा है? भारत। अभी भारत की अगर कोई कंपनी होगी, इंडिया की अगर कोई कंपनी होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो एफआईएस में नहीं आएगी। ठीक है, वो तो बीआईएस में आ जाती है, डोमेस्टिक वाली। ठीक है, एंड एफआईएस मतलब क्या? जो इंडिया में रजिस्टर में है वो बाहर की कंपनी है, बट वो हमारे इंडियन कंपनीज में निवेश करती है, इंडिया में निवेश करती है, तो उसको हम लोग एफआईएस यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा ये था, कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। इसमें आते कौन-कौन है? एफआईएस का डेफिनेशन में क्या-क्या चीज़ें आती है? एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एफआईएस में आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। अगेन म्यूचुअल फंड कौन से वाले? जो हमारे देश में वो नहीं, विदेशी। विदेश में भी तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। चलो विदेश की बात छोड़िए। हमारे देश में भी ऐसे म्यूचुअल फंड है कि नहीं, जो कि अमेरिका में पैसा लगाते हैं, है कि नहीं? तो उनके लिए हमारे इधर के लोग एफआईएस होते हैं, ठीक है? सो बस वैसे ही है। विदेश में भी आपको काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड मिलेंगे, जो इंडिया में पैसा लगाते हैं। पेंशन फंड है, ठीक है? वो पैसा लगा के आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा एफआईएस का एक नाम है, कौन-सा? कैलेडियन पेंशन फंड, ठीक है? बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन इंश्योरेंस कंपनीज देखने को मिल जाती है, हेज फंड्स देखने को मिल जाते हैं, सॉवरेन वेल्थ फंड देखने को मिल जाते हैं। ये सारे हम लोग को एफआईएस में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, जो हमारे देश के बाहर वाले हैं, जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, उन्हीं को हम लोग एफआईएस में कवर कर लेते हैं। देन दोस्तों आ जाते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एफआईएस किसी पर्टिकुलर देश में निवेश कब करते हैं और क्यों करते हैं। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब वही एफआईएस सोचता है कि इट्स अ बेटर टाइम टू इन्वेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर कंट्री। कौन से वो पैरामीटर है, कौन से वो मैट्रिक्स है, जिस चीज को लेकर वो निवेश करने की कोशिश करते हैं। अभी ये मत बोलना कि वी प्रॉफिट के लिए, देखिए प्रॉफिट के लिए वो निवेश करते, किसी भी कंपनी में वो चले जाए, बट मेजर पॉइंट वो क्या क्या चेक करते, सबसे इंपॉर्टेंट चेक करते वाली एफआईएस, कि उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर देश में ग्रोथ कितनी है। ठीक है, ग्रोथ की अगर बात करें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीबीपी। उस पर्टिकुलर देश का जीडीपी कितना है, जितना ज्यादा जीडीपी, उतना उस पर्टिकुलर वे एफआईएस निवेश करेंगे। पर ट्विस्ट भी होती है। क्या ट्विस्ट? कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक झटके में जीडीपी 10% आ जाए और नेक्स्ट टाइम जीडीपी 2% आ जाए, तो फिर एफआईएस नहीं आएंगे। सो एफआईएस को क्या पसंद है? ग्रोथ के साथ साथ जीडीपी अच्छी होने के साथ साथ, यस, सी बोले तो कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। सो इंडिया की अगर बात करें, तो इंडिया कितना कंसिस्टेंटली जीडीपी दिखाता है? मोटामोटी 6-6.5% के आसपास, जो कि देखा गया तो हमारे हिसाब से थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस है, एकदम कोई खास सुपर डुपर परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम लोगों को 2047 तक डेवलप नेशन बनना है, जो कि करंट गवर्नमेंट का टारगेट है, वो बार बार बोलते रहते हैं, तो इस जीडीपी से तो होने वाला है नहीं। सो हमारा जीडीपी होना चाहिए 7.58, तो फिर हम कह सकते हैं कि उस दिशा में हम बढ़ पाएंगे। एनीवेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एफआईएस इसीलिए देश में क्यों निवेश करते हैं? वहां पे ग्रोथ होनी चाहिए, जीडीपी होनी चाहिए, अच्छी जीडीपी विद कंसिस्टेंसी। दैट अगर बात करें, उस देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इन्फ्लेशन ही जीरो करके या फिर कम होना चाहिए। नहीं नहीं भाई, इन्फ्लेशन अगर बहुत कम हो गया ना, तो जो नोट है ना,
उसकी वैल्यूज खत्म हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन वेल कंट्रोल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। हमारी इधर आप सभी लोगों को बताइए कि इन्फ्लेशन का टॉलरेंस लेवल क्या है कि 6 के ऊपर में ही जाना चाहिए और 2 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। 6 और 2 के नीचे रहेगा तो पैरामीटर भी याद भी आएगा। कौन सा? 4%। उसी के आस-पास रहेगा ना 4.1, 4.2, 4.5 या फिर 3.8, 3.7, 3.5, अच्छी बात है। सो एफआईएस ये भी चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर देश में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, क्या रहनी चाहिए? देन कंट्रोल रहनी चाहिए। अगर वो वेल कंट्रोल है, सो जीडीपी के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? महंगाई अगर कंट्रोल में है, ऐसी कंजम्पशन भी अच्छी तरीके से चलता रहेगा। एंड अगर कंजम्पशन की बात करें तो जीडीपी के फॉर्मूला में 60% वेटेज कंजम्पशन का होता है। तो ये सारी चीजें कड़िया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में तो आपका जीडीपी भी अच्छा आएगा। आप ये नहीं रह सकते कि इन्फ्लेशन एकदम आसमान छुआ हुआ है और आपका जीडीपी एकदम धमाकेदार आएगा नहीं, फिर आपका जीडीपी भी खराब आएगा। सो ठीक है दोस्तों, एफएस इन चीजों के ऊपर फोकस रखते हैं। देन तीसरा पॉइंट, WAR, वॉर। भाई वो कंट्री वॉर में फंसने नहीं चाहिए भाई। ठीक है, ये भी एफआईएस यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, अभी देखो इंडिया की बात करें, हम किसी के ऊपर पहला अटैक नहीं करते, आप सभी लोगों को पता ही है। पर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो भाई हम डिफेंसिव पॉलिसी को अपनाते ही हैं। हम ऑफेंसिव तब ही है। ऑफेंसिव मतलब क्या लिया कि रशिया, रशिया देख लो इधर अटैक करने की बात करता है, चाइना देख लो इधर अटैक करने की बात करता है, उधर अटैक करने की बात करता है। अमेरिका भी देख सकते हो दूसरे कंट्री में जाके सरकार गिराने की कोशिश करके अटैक करने की कोशिश करता है। तो इंडिया यूजुअली वैसा नहीं करता है। सो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको भी क्या चाहिए भाई? प्रॉफिट चाहिए। जिस कंट्री में वॉर हो रहा है वहां पे प्रॉफिट के तो चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए हम देख सकते हैं कि एफआईएस इस पैरामीटर को भी फोकस में यहाँ पे रखते हैं। एंड इसीलिए हम सब लोगों ने देखा भी है कि चाइना क्यों या फिर इंडिया को वॉर में ढकेलना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है? पाकिस्तान जैसी कंट्री को पुश करता है। बांग्लादेश को अभी प्रिपेयर करवा रहे भाई कि इंडिया के साथ तुम लोगों ने भी वॉर कर दी। चाहे वो खुद नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उनको पता है उनकी कंट्री अगर वॉर में चली गई, फॉरेन इन्वेस्टर चले जाएंगे, पैसा चला जाएगा, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, कंट्री जीत लेंगे कोई बोल, दूसरा जो उनका फोकस रहता है वो। ठीक है, बट वो जमीन के टुकड़ा में उनको कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप देख सकते हो जो रिसेंट की भी जो चीजें हुई थी, चाइना क्या कर रहा था? पाकिस्तान बांग्लादेश को पुश कर रहा था। बांग्लादेश फिलहाल तो अभी नहीं, बट प्रिपरेशन चल रहा है। पाकिस्तान को बार बार पुश करता रहता है कि इंडिया के साथ तुम दोनों। पाकिस्तान को खत्म कंट्री आप सब लोगों को पता है। ठीक है, बट उनको अलग अलग जगह से फंडिंग मिलती रहती है। सो इंडिया को इसी ने बहुत संभल कर चलना पड़ता है। ठीक है, अभी जिनको इकोनॉमिक्स कुछ पता नहीं होता है, जिनको फाइनेंस के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो ऐसे से कुछ भी स्टेटमेंट कर देते हैं, अरे चालो जाओ वॉर कर ले पे। ऐसा नहीं होता है भाई। सारी चीजों को मैट्रिक्स को देखकर चलना पड़ता है। ठीक है, एंड इसलिए मैंने आपको कहा था, ये भी बात बताई थी। काफी लोगों को ऐसा लगता है अरे पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा, इतना सिंपल नहीं है भाई। ठीक है, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, सभी लोगों को पता है, बट चाइना हमेशा उसको जीवित रखने की कोशिश करेगा ताकि इंडिया को परेशान करे। इंडिया को जो ग्रोथ है उसको परेशान कर सके, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे आने के लिए 10 बार सोचे। अब देखो ना, जो चाइना के साथ हमारा गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था, क्या मिला चाइना को वो करके? वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे तब, बहुत बड़े फॉरेन इन्वेस्टर हमारे इधर पैसा लगाने के लिए आ रहे थे। वो दिखा रहे थे देखिए इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो सकती है। वो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। ये इसके पीछे का सबसे बड़ा अंतिम एम होता है। ठीक है, तो एफआईएस की अगर बात कर रहे भाई, वो इन चीजों को भी चेक करते हैं कि पर्टिकुलर कंट्री क्या वॉर में जा सकते नहीं जा सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा वो इन्वेस्टमेंट ही जीरो कर दे करके, नहीं। मिडल ईस्ट में भी एफआईएस निवेश करते हैं। ठीक है, इसराइल में भी निवेश करते हैं, बट अच्छे तरीके से पैरामीटर्स को देखकर ही वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एफआईएस और क्या चेक करते? स्टेबल गवर्नमेंट। भाई जिस देश में जा रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट स्टेबल रहनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे देश की बात कर लो, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है तो फिर क्या होगा? फटाफट डिसीजन होगा। अगर गवर्नमेंट अनस्टेबल है, खिचड़ी सरकार बनी हुई है, हो गया भाई, पॉलिटिक्स से चलेगा। इससे हमें बिल पास किया, वो सामने से बिल पास नहीं करेगा, वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो बिल इधर अटक जाएगा, कंपनी परेशान हो जाएगी। और कंपनी परेशान भाई, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं। कमेंट्री देंगे उसमें भी कुछ पता नहीं, अनसर्टेनिटी एफआईआर बोलेंगे भाई हम तो निकल रहे हैं। तो इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट जब भी चुनकर आती है, इट्स नॉट अबाउट द बीजेपी और कांग्रेस और एनी अदर पार्टी। हमेशा जब भी स्टेबल गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ चुनकर आती है, सेंट्रल की बात कर ले, स्टेट की बात कर ले, तो हमेशा मार्केट अच्छा रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि फटाफट डिसीजन होंगे करके। एंड वहीं पे खिचड़ी बन गया तो मार्केट कोलैप्स होता है। आप चेक कर लेना इतिहास में ऐसा कितनी बार यहाँ पे हुआ है और उसके बाद मार्केट कैसा गिरा है। सो एफआईएस ये भी चीजें चेक करते। देन करेंसी की बात कर ले, डॉलर के मुकाबले वो करेंसी कैसी वर्क कर रही है ये भी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन
टैक्सेशन सिस्टम भी चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री में कितना टैक्स देखने को आप मिल रहा है। वैसे तो ये खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया में एफआईएस के लिए कोई भी टैक्स हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिल जाता है। बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट वो टैक्स क्यों लेती है? क्योंकि हमारी इधर जीडीपी अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, स्टेबल एनवायरनमेंट भी देखने को मिल जाता है, वॉर जैसी स्थिति नहीं होती हमारे इधर, तो इसलिए अच्छे रिटर्न्स बनते हैं एंड इसलिए एफआईएस भरपूर मात्रा में निवेश करते हैं। सो ऑब्वियसली सरकार भी इस चीज के चलते क्या करती है, टैक्स निकालने का कोशिश करती है। ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिबेटेबल पॉइंट है कि टैक्स हटाना चाहिए और ये चीजें चलती रहती है, बट इन पॉइंट्स के ऊपर एफआईएस का फोकस रहता है कि उस पर्टिकुलर देश में वो निवेश करे या ना करे। ठीक है, अच्छा वो निवेश करने वाला पॉइंट बताया। अभी एफआईएस यहाँ पे एग्जिट कब करते हैं किसी पर्टिकुलर देश से? बोलते हैं अरे निकलो निकलो करके। बहुत सिंपल है, अभी जो मैंने आपको बताया ना, जिस पॉइंट के चलते एफआईएस एंट्री करते हैं वही चीज अगर नहीं हुई तो वो एग्जिट कर लेंगे। तो अभी जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसका रिवर्सल बोले तो उस कंट्री में पहले सोचा था एफआईएस ने कि ग्रोथ रहेगी, उनके मुताबिक अभी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। वो एक्सपेक्ट करे थे 6-7% की ग्रोथ, 2-3% की ग्रोथ आ रही है, तो एफआईएस निकल सकते हैं। मतलब जीडीपी अगर फ्लॉप हो गया तो एफआईएस निकल जाएंगे। देन इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा शूट हो गया तो एफआईएस निकल जाएंगे। अगर वो कंट्री भयंकर वॉर की स्थिति में अगर चली गई, एंटर कर ली, तो एफआईएस निकल जाएंगे। स्टेबल गवर्नमेंट है, अगर वो अनस्टेबल अगर हो गया, ठीक है, जब भी चुनाव तो होते हैं ना 5-5 साल में, अगर वो खिचड़ी सरकार बन गई, अनस्टेबल अगर आ गया, तो फिर एफआईएस एग्जिट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एग्जिट करने का ये अर्थ नहीं कि वो पूरा जीरो ही कर देंगे, पोर्टफोलियो खाली कर देंगे, बट यस वो एग्जिट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन करेंसी के मामले में बात करें कि अगर करेंसी बहुत जगह डिप्रिसिएट हो जाती है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो एफआईएस हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था ना कि हमारा जो रुपी है लगातार गिर रहा था। गिर रहा मतलब कैसा था, 85, फिर 86, फिर 88, ऐसा लग रहा था भाई अभी तो 90 को भी टच कर लेगा। सो इतना ज्यादा अगर रुपी फटाफट फॉल होगा तो एफआईएस के रिटर्न खड़े खड़े खराब हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर लगातार रुपी अगर वीक हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो भी एफआईएस हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड टैक्स की अगर बात करें, ठीक है, अभी अगेन टैक्स को मतलब एफआईएस को तो पता है भाई कि यहाँ पे टैक्स कोई हटने वाला है नहीं, इसलिए काफी लोग बोलते हैं अगर जिस दिन अगर ऐसा हुआ कि सरकार बोल देती है कि एफआईएस के ऊपर नो टैक्स लाइक अदर कंट्रीज, सो एफआईएस का इन्वेस्टमेंट भारी मात्रा में इंडिया में आ सकता है। ठीक है, सो वो तो सरकार के ऊपर ही छोड़ देंगे हम क्या बोले, बट ये पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। आ जाते हैं आखिरी 5वें नंबर पॉइंट के ऊपर, कौन सा, कि एफआईएस का फेवरेट इन्वेस्टमेंट क्या है। फेवरेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि अगर इक्विटीज के हिसाब से अगर बात कर ले, देखिए ऐसा नहीं होता कि कौन सा सेक्टर, कौन सा पर्टिकुलर शेयर, ऐसा नहीं होता है। कैटेगरी वाइज एफआईएस का अगर हम लोग बात कर ले, लार्ज कैप ये सबसे ज्यादा फेवरेबल सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा एफआईएस निवेश करते हैं। और ये मैं हिस्टोरिकली जो डेटा का प्रेफरेंस है उस हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी रहती है, लिक्विडिटी रहती है, जब चाहे एंट्री एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं उसमें भी हम लोग को लार्ज कैप का पोर्शन ज्यादा देखने को मिल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मिड कैप स्मॉल कैप में है ही नहीं, ऐसा नहीं है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी है। इनफैक्ट बीच में ट्रेंड जब अच्छा आता है मिड कैप स्मॉल कैप में, तो वहां पे भी चले जाते हैं। बट 10 में से 6 बार 7 बार अगर आप चेक करोगे तो लार्ज कैप ही उनके रडार के ऊपर सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसीलिए आप चेक करते हो एफआईएस डीएस का डेटा देखते हो ना, कि कभी अगर एफआईएस बहुत ज्यादा खरीदते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, हमारा निफ्टी भी भागते हुए देखने को मिल जाता है, या फिर वाइस वर्सा, एफआईएस ने बहुत बड़ा माल बेचा तो हमारा निफ्टी भी गिर जाता है। या फिर हम लोग थोड़ा उल्टा बोलते हैं, अरे आज बाजार जबरदस्त गिरा है, शायद से शाम को डेटा आएगा, ऐसा लग रहा है कि एफआईएस ने जबरदस्त माल यहाँ पे बेचा होगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो क्यों? क्योंकि ये जो निफ्टी फिफ्टी होते हैं इसमें कौन होते हैं, सारे लार्ज कैप ही तो होते हैं। तो उनका जो प्रेफरेंस होता है वो खास करके हम लोग को लार्ज कैप में ज्यादा देखने को मिल जाता है, फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में वो देखने को मिल जाते हैं। डन आ जाते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट के ऊपर, कि मिस्टेक, कौन सी मिस्टेक? काफी लोगों का फेवरेट सवाल भी होता है, सर क्या जिस कंपनी में एफआईएस भयंकर मात्रा में निवेश कर रहे हैं तो क्या हम भी करें? मतलब क्या है, क्या आप आंख बंद करके, काफी लोग क्या करते हैं, एफआईएस जहां पे पैसा लगा रहे वहां पे पैसा लगाते हैं। अगेन दोस्तों ये बहुत ही गलत चीज है। मैंने आप लोगों को हमेशा गोल्डन मंत्र दे के रखा हुआ है, कौन सा, कि बी इज इक्वल टू बी। बी बोले तो अगर आप कोई भी शेयर बाय करने जा रहे हो तो उसके पीछे एक ही रीजन होना चाहिए, एंड वो होना चाहिए बिजनेस, कि वो कब पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस क्या आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्या उसमें ग्रोथ लग रही है, उस हिसाब से आप लोगों ने स्टडी करके जाना होता है। बाकी अगर आप दुनिया भर की कोई भी कहानी अगर मैं आपको पूछता हूं कि बताओ अपने, अगर आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर है, मान लो 10 शेयर हैं, मैं आपको पूछूंगा चलो रीजन बताओ भाई कि क्यों आपने खरीदा है करके। आप रीजन ये बोल रहे हो कि इसमें एफआईएस ने बहुत माल उठाया इसलिए मैं खरीद रहा हूँ, या फिर डीएस भी बहुत ज्यादा माल उठा रहे इसलिए खरीद रहा हूँ, अरे यहाँ पे तो देखा गया तो विराट कोहली ने बहुत ज्यादा माल उठाया इसलिए खरीद रहा हूँ, अरे सचिन तेंदुलकर ने बड़ा माल उठाया इसलिए खरीद रहा हूँ, अरे यहाँ पे तो किसी एक्टर ने माल उठा रहे इसलिए खरीद रहा हूँ। ठीक है,
ये रीजन नहीं होने चाहिए भाई। ये रीजन एकदम मतलब बेतुके रीजन हो गए, आप एकदम कच्चे खिलाड़ी हो। ठीक है, हमेशा याद रखो, जो भी रीजन होना चाहिए दोस्तों, वो हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड ही होना चाहिए। उस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस आपको कितना अच्छा लगता है, कि आपको लगता है आने वाले समय में कि वो बिजनेस डबल ट्रिपल होगा, अगर होगा तो कितना साल लगेगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उस हिसाब से एनालिसिस करके निवेश करना होता है। हाँ, डेटा जरूर देखना होता है, स्टडी भी करना होता है, मैं भी करता हूँ, बट ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए कि इसीलिए मैं बाय कर रहा हूँ करके। तो ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कि काफी लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली एफआई सिर्फ एफआईएस में किसी भी चीज को ब्लाइंडली कॉपी कर लेते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो को ब्लाइंडली कॉपी करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है। सो इसको भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। सो आशा करता हूं दोस्तों, सैटरडे के दिन कुछ आपने नया यहाँ पे सीखा होगा एफआईएस को लेकर। एंड वीडियो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं